बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख में बहुत सारे स्याह दिन हैं, लेकिन आज जो है पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक ऐसा स्याह दिन है जिसने आइंदा पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में आइंदा की जो सियासत है उसका फैसला करना है। आज एक बड़ा अफसोसनाक और किसी हद तक शर्मनाक फैसला हुआ है। ये ऐसा फैसला है जो एक लानत के टिक्के की तरह हमेशा अदलिया के माथे की जो है वो जीनत बना रहेगा। एक फैसला था भुट्टो साहब के केस में किया गया, उनको सजाए मौत दी गई गैर कानूनी तौर पर। वैसे तो बहुत सारे फैसले हैं, हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर जो इमरान खान साहब तक के केसेस में फैसले हैं, ये सारे फैसले ऐसे हैं जो इंतहाई मुतनाज़ा भी हैं और पाकिस्तान में आइन और कानून के खिलाफ दिए गए हैं। लेकिन आज का जो फैसला है, ये फैसला ऐसा है जिसने पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ, जो स्याह दिन थे उन स्याह दिनों में न सिर्फ इजाफा किया है बल्कि पाकिस्तान में हर वो शख्स जो कानून और आइन की बात करता है, यकीनन इस फैसले से आज उसको मायूसी हुई है। नाजरीन, मैं कानून, सियासत और तारीख के तालिब इल्म के तौर पर हमेशा ये समझता था कि पाकिस्तान में जो अदलिया है उसने यकीनन फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है। हर डिक्टेटर के साथ उन्होंने मिल के पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और पाकिस्तान में लोगों के जो बुनियादी हकूक थे उनको मुअत्तल करने में या उनको ख़त्म करने में अदलिया ने अपना बराबर का किरदार अदा किया है। लेकिन अब मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ, एक वकील होने की हैसियत से, कि डिक्टेटर से ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म जो है वो अदलिया ने किया है और आज भी वही जुल्म किया गया। नाजरीन, 23 अक्टूबर को एक फैसला हुआ था जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल था उसको गैर कानूनी करार दिया गया था। इस निगरान हुकूमत ने, जिसका बुनियादी तौर पर मैंडेट ही नहीं है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करती, लेकिन इन निगरानों ने चैलेंज किया और उस पर जो है एक इंतहाई मुतनाज़ा बेंच जो है सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में बनाया गया। सरदार तारिक मसूद साहब उसके हवाले से अपने पहले भी ख्यालात का इजहार कर चुके थे और उनको असूली तौर पर इस बेंच में नहीं होना चाहिए था। और फिर इस हवाले से इजाजुल एहसन साहब ने खत भी लिखा और उन्होंने उस खत में भी अपने उन तहफुजात को जो है उसका इजहार किया। लेकिन उस 23 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ जो बेंच तश्कील दिया गया सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में, उस बेंच ने आज वो फैसला जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गैर कानूनी था, उस फैसले को सस्पेंड कर दिया है और कंडीशन लगा दी है कि जी हतमी फैसला जो है, यानी उन मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल हो रहा है, वो हतमी फैसला जो है वो मशरूत होगा सुप्रीम कोर्ट में इस अपील के फैसले से। और आज जो उन्होंने मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल एतराज गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले जो बुनियादी हकूक हैं वो आइन में क्या है उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। नाजरीन, आर्टिकल 8 जो है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का दस्तूर है उसके मुताबिक बुनियादी हकूक उसमें जाहिर किए गए हैं, बताए गए हैं और ये कहा गया है कि हुकूमत कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगी जिससे अता करदा बुनियादी हकूक सलब या कम हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो वो हर कानून जो इस शिक की खिलाफ वर्जी करेगा या उस खिलाफ वर्जी की हद तक वो बातिल और कलअदम होगा। आर्टिकल 9 कहता है कि किसी शख्स को उसकी जिंदगी से, आजादी से महरूम नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 10 जो है वो गैर कानूनी गिरफ्तारी और नजरबंदी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 10 ए जो है वो पाकिस्तान के हर शख्स को हक देता है शफाफ कार्रवाई मुकदमा का। आर्टिकल 11 जो है वो जबरदस्ती बेगार गुलामी से वो तहफ़्फ़ुज़ देता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जबरदस्ती गुलामी जो है या बेगार वो ममनू है। आर्टिकल 12 जो है वो यानी माजी में कोई ऐसा जुर्म जो किया और जिस पर सजा ना हो, तो फिर उस जुर्म पे सजा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, तहफ़्फ़ुज़ बरखिलाफ मुअस्सर माजी बा सजा। आर्टिकल 13 जो है वो दोहरी सजा से तहफ़्फ़ुज़ देता है, डबल जेओपार्डी भी जिसको कहते हैं, कि एक ही जुर्म में किसी शख्स को दो सजाएं नहीं हो सकती, और अपने खिलाफ गवाही देने से भी उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, यानी किसी शख्स को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 जो है वो शर्फ इंसानी को डिस्कस करता है कि, और ये कहता है कि जी किसी भी शख्स को पाकिस्तान में शहादत हासिल करने की गर्ज से अजियत जो है वो नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 15 जो है ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी आज़ादी नकलो हरकत का हक देता है पाकिस्तान के हर शहरी को। आर्टिकल 16 जो है वो आज़ादी इज्तिमा इसका हक देता है। आर्टिकल 17 जो है ये आज़ादी जमात अशखास या अंजुमन यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक देता है। इसी तरह जो आर्टिकल 18 है वो आज़ादी तिजारत, कारोबार व पेशा है, यानी हर शख्स को अपनी मर्जी का कारोबार पेशा करने की इजाजत है। आर्टिकल 19 है
جو وہ آزادی تحریر و تقریر ہے، یعنی ہر شخص کو تحریر اور تقریر کی آزادی حاصل ہوگی۔ آرٹیکل 19 سے یہ حق کے معلومات، یعنی ہر شخص جو ہے وہ کسی حکومتی امور سے متعلق اگر چاہے تو معلومات لے سکتا ہے۔ آرٹیکل 20 جو ہے یہ آزادی پیروی مذہب اور انتظامی ادارہ جات، یعنی پاکستان میں ہر شخص کو اپنے مذہب پر اور اس مذہب سے متعلقہ جو بھی ان کے ادارے ہیں ان میں کام کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 20 کہہ رہا ہے۔ آرٹیکل 21 جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے اس ٹیکسیشن سے جو کسی خاص مذہب کے خلاف لگائی جائے۔ آرٹیکل 22 جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے کہ تعلیمی ادارہ جات، یعنی کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں شرکت کرنے یا ایسی عبادت میں شرکت کرنے یا کسی ایسی اور جو مذہب کے حوالے سے اس میں اس کو تحفظ دیتا ہے کہ اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پاکستان میں اگر کوئی شخص ہندو ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پاکستان میں مسلمانوں کی کسی مذہبی تقریب میں شرکت کرے یا ان کے کسی اجتماع میں شرکت کرے یا ان کی کسی عبادت میں شرکت کرے۔ یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 22 ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 23 جو ہے وہ حق جائیداد کا حق دیتا ہے، یعنی پاکستان کے شہری کو، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد خرید سکتا ہے۔ اسی طرح جو آرٹیکل 24 ہے وہ تحفظ حقوق جائیداد ہے، یعنی کسی شخص سے اس کی جائیداد جو ہے وہ غیر قانونی طور پر نہیں لی جا سکتی، اس سے ایکوائر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جو آرٹیکل 25 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں تمام شہریوں کے حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں۔ آرٹیکل 25 سے جو ہے یہ حق کی تعلیم دیتا ہے، ہر شہری جو ہے اس کو تعلیم کے برابر اور یکساں مواقع دیے جائیں گے، یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل کہتا ہے 25 سے۔ اور اسی طرح آرٹیکل جو 26 ہے وہ کہتا ہے کہ عدم امتیازی سلوک، کسی بھی عوامی مقام پر کسی سے کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا، یعنی کوئی پبلک پارک ہے یا کوئی ایسی کوئی جگہ ہے تو وہاں کسی شخص سے امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا کہ اس کا کسی فلاں مذہب سے، فلاں عقیدے سے، فلاں رنگ، فلاں نسل سے اس کا تعلق ہے۔ یہ آرٹیکل 26 کہتا ہے۔ آرٹیکل جو 27 ہے وہ آپ سے جو امتیازی سلوک، ملازمت وغیرہ، اس میں آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے پاکستان کے ہر شہری کو۔ آرٹیکل 28 جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے زبان، رسم الخط اور ثقافت وغیرہ کہ یہ پاکستان کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق اور ان کو ڈسکس کیا گیا مختلف آرٹیکلز میں۔ اب یہ جو سارا جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹیک اپ ہوا اور پھر آج اس پر آرگومنٹس بھی ہوئے تو سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں بنیادی حقوق کو چونکہ آئین میں تحفظ دیا گیا ہے، اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے ہیں اور اس پر انتہائی رونت زدہ اور وہ جیسے فرعون بات کرتے تھے کسی دور میں، آج سردار طارق صاحب نے بھی بالکل وہی لہجہ اختیار کیا اور انتہائی قابل اعتراض جملہ انہوں نے بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ جی پتہ نہیں یہ بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے جائیں گے۔ اب سردار طارق مسعود صاحب کو کوئی بتائے کہ یہ بنیادی حقوق ہی ہیں جس نے آپ کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج کی کرسی پر بٹھایا ہوا ہے۔ اگر یہ آئین اور اس آئین میں دیے گئے حقوق نہ ہوتے، یہ آئین نہ ہوتا تو یہ ملک نہ ہوتا اور آپ کسی ہندو کے یا کسی سکھ کے ہاں شاید درجہ چہارم کی ملازمت کر رہے ہوتے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میرا مقصد خدا نہ خواستہ جو ہندو برادری ہے ہمارے ملک میں یا سکھ ہیں ان کی توہین کرنا ہرگز نہیں ہے اور نہ میں ایسا سوچ سکتا ہوں، لیکن یہ اس بات کا جواب ہے جو آج طارق مسعود صاحب کر رہے ہیں کورٹ میں کہ جی پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے، بنیادی انسانی حقوق کی آپ کو سپریم کورٹ کے جج کی کرسی تک لے آئے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آج بڑی گھٹیا اور اخلاق سے گری ہوئی بات جو ہے وہ سردار طارق مسعود صاحب آپ نے کی ہے۔ پاکستان کی تباہی اور بربادی میں تالے آزماؤں اور فوجی جرنیل جنہوں نے پاکستان میں مارشل لگایا ان سے زیادہ جو ہے وہ آپ جیسے ججز قصوروار ہیں۔ میں ببانگ دہل یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے اس میں نہ تو کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی میں مقدمہ بازی کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اور میں یہ الفاظ جو آپ کے بارے میں یا ان ججز کے بارے میں جنہوں نے آئین کو پامال کیا، میں ان پر آج بھی قائم ہوں اور جب تک زندہ ہوں میں ان پہ قائم بھی رہوں گا۔ اور پھر اس پہ جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بینچ میں ہونے پر اعتراض اٹھایا ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے فرمایا۔ تو طارق مسعود صاحب آگے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کس نے نوٹس کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نوٹس سے پہلے ججز پر جو ہے اعتراض ہو تو نوٹس پر تو اس پر دلائل ہوتے ہیں، یہ اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا۔ تو آج پھر جو اٹارنی جنرل صاحب سے انہوں نے کہا جی فری کین کے وکلاء کا اعتراض جو ہے وہ بے بنیاد ہے، پہلے میرٹ پر کیس سنیں، نوٹس کے بعد جو ہے وہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نوٹس ہونے کے بعد اعتراض اٹھانے پر کیس متاثر ہو سکتا ہے، یہ سلمان اکرم
राजा साहब ने कहा। लेकिन आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो एक तारीख है, अदालती तारीख, उसमें एक स्या दिन का इजाफा हुआ है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को मरने के बाद इंसाफ दिया जा रहा है, लेकिन ये जो जिंदा लोग अदालतों में मौजूद हैं, खदीजा शाह भी मौजूद है, यास्मीन राशिद भी मौजूद हैं, और भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा। और आप जैसे जजेस की वजह से, आप जैसे मसलियत पसंद जजेस की वजह से पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में ये जज बराबर के शरीक हैं। वो जज जिन्होंने फौजियों का साथ दिया, मार्शल जिन लोगों ने लगाया, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल किए, पाकिस्तान में हर वो सियासी जमात जिसने उस मार्शल लॉ के खिलाफ मजामत की, तो उनके कारकुनों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए और सजाएं जो है वो भी ऐसे ही जजेस ने सुनाई थी। और मैं ये समझता हूँ इस किस्म के जजेस का मुहासबा जो है वो हर सतह पर होना चाहिए। पाकिस्तान में वकला को इस पर आवाज उठानी चाहिए। वैसे लाहौर बार ने तो इस फैसले के खिलाफ कल हड़ताल का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल और दीगर जो सूबाई बार कौंसिल है, उनको भी इसके खिलाफ यकीनन एहतजाज करना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। और मैं समझता हूँ वकला की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जब इस किस्म की अदालती नाइंसाफियां, और मैं तो गुंडागर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कि इस किस्म की गुंडागर्दियां जब की जाएं, तो फिर ये वकला पर फर्ज हो जाता है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उठें और फिर ऐसे ताले आजमा, ऐसे करप्ट और ऐसे कानून और आइन के खिलाफ फैसले देने वाले जजेस जो हैं, इनका मुहासबा करें। देखते हैं ये सिलसिला कहां जाके शुरू होगा, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ इसकी जरूरत यकीनन आज के फैसले के बाद तो मजीद बढ़ गई है। उसके साथ साथ नाजरीन, साइफर केस आज इमरान खान साहब का फिक्स था और उस साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक आ गया कि जो उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। लेकिन इमरान खान के जो वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने कहा कि जी साइफर जो है उसमें, साइफर केस में आज फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, आज सिर्फ दरखास्तों पर बहस हुई। और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील थे तैमूर मलिक साहब, उन्होंने भी यही बात की है। तौहीन अदालत का जो केस था, तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उसमें भी फर्द जुर्म जो वो आयद नहीं हुई और 19 दिसंबर को अब उसमें फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन आज जज साहब के और इमरान खान साहब के दरमियान बड़ा दिलचस्प मकालमा भी हुआ, और आज भी इमरान खान साहब ने यह साबित किया है कि वो वाकई लीडर हैं। उन्होंने कहा कि जी मुझे सजाए मौत से डर नहीं लगता, साइफर हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया था जो गिरा दी गई है, और साइफर के अंदर साजिश है जो छुपाई जा रही है। मीडिया को बोलने की इजाजत नहीं है तो फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है, और अगर फेयर ट्रायल ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तमाम उम्र आप पर रहेगी। कानून के मुताबिक दस्तावेजात और वीडियो देखने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए। मैंने मुल्की और गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करके जुल्म किया, मेरे जुर्म में ये बात भी शामिल कर दें, हमारी ही हुकूमत गिराकर हमें ही मुल्जिम बना दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि जिसकी हुकूमत गिरी हो वही मुल्जिम हो। तो फिर इस पर जज साहब जो है उनको गुस्सा भी आया और उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा ना करें, आप गलत बात ना करें, ये अदालत है, आपका लहजा मुनासिब नहीं। और उन्होंने इमरान खान साहब को खामोश भी करा दिया। लेकिन इमरान खान ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। पाकिस्तान में अदलिया जो है इसका 1947 से लेकर अब तक का अगर किरदार देखा जाए तो वो शर्मनाक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंतहाई माजरत के साथ कोई जज अगर मेरी ये वीडियो देख भी रहा है तो भले उसको बुरी लगे, लेकिन जो अयूब खान के खिलाफ याया, सदर जिया, परवेज मुशर्रफ पीसीओ के तहत हलफ जो है वो भी यही जजेस लेते रहे हैं, भुट्टो को फांसी देने वाले भी यही थे। एक खत लहराया था जो मिला था बाकी पार्लियामेंटेरियंस की तरह, जावेद हाशमी साहब को, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है, पूरी कौम भी उसको देख रही है। तो जब इस किस्म के गलीज और मनफी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए और अदालतों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाएगी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाएगी पाकिस्तान के एक ही ताकतवर इदारे की जानिब से, और उस ताकतवर इदारे का सबको पता है, और पाकिस्तान का वो ताकतवर इदारा, मैं इंतहाई माजरत के साथ, अपने पावर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी मुल्क का साइज जो है अगर वो छोटा होता है हो जाए, लेकिन हम पावर सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। खुदा के लिए इस मुल्क की हालत पर रहम करें। हर वो मुल्क जहां आइन ना हो, कानून ना हो, वो मुल्क नहीं चल सकता, वो मुल्क टूट जाते हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोगों का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था जब, तो मुल्क टूट गया था। अब भी पाकिस्तान की 70% आबादी का मैंडेट अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे, आप उनको वोट डालने की इजाजत नहीं देंगे, आप उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की इजाजत नहीं देंगे, तो फिर इसके नताइज इस मुल्क के लिए तबाहकुन होंगे। और वो इदारा जो ये सब कुछ कर रहा है
اس کے لیے تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن یہ جوڈیشری جو ہے اس کے ماتھے پر بھی وہ جو سیاہ داغ ہے ان داغوں میں ایک اور داغ کا اضافہ ہو جائے گا۔ خدارا پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق کریں جو کچھ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو پھر آپ کے پاس پچھتانے کا وقت بھی نہ ہو۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔